डिस्कस कर चुके हैं। जीआईसी जो 2021 की केमिस्ट्री की वैकेंसी निकली है उसके लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पहला चैप्टर है उससे हम चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। पहले हम 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 12th क्लास का सिलेबस पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें से आपका 80% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। बचे हुए 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बीएससी के सिलेबस से आते हैं, तो वो हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहली वीडियो में 36 क्वेश्चन की बना के डाल चुका हूँ। अगली जो है हमारा 37 क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 37 क्वेश्चन जो है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द रिवोल्यूशन ऑर्बिट इज गिवन बाय अंडर रूट एल प्लस 1 h/2 पाई। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, हालांकि इसमें दे दिया है फॉर्मूला, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये आपको याद रखना है। कहने द मोमेंटम फॉर द एस ऑर्बिटल एस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। देखो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होती है याद रखेंगे, ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एस पी डी और एफ 4 सब शेल होती हैं, ये याद रखना, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे इसमें भी पीछे। तो एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है, ठीक है। अब वो एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर 0 वैल्यू अगर पुट कर दोगे, क्योंकि ये 0 है तो ये सारा आंसर आपका 0 आ जाएगा, तो इसलिए आंसर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये AIEEE 2003 में आया था। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 38 की, हम बात करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। तो एक बात याद रखना, n हमेशा ग्रेटर होना चाहिए l से, वो क्वांटम नंबर पॉसिबल हो सकता है, या सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल होगा, ये इक्वल में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और l आपका ग्रेटर होना चाहिए m से। इन दो कंडीशन में ही आपका कोई भी सेट पॉसिबल हो सकता है। देखिए अब पहला सेट देखिए, इसमें n4 दे रखा है, l3 दे रखा है, तो ठीक है n ग्रेटर है l से, लेकिन l3 है m ग्रेटर दे दिया, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। और ना ही कभी l m के इक्वल होगा, इक्वल n l के इक्वल होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकता, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जैसे इसमें दे दिया है n4 दे दिया है, l4 दे दिया है, तो ये भी सेट पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे इन दो में से कौन सा पॉसिबल है, ठीक है ना, इन दो में से कौन सा पॉसिबल है। तो इसमें अगर हम बात करें तो n तो है आपका 4 और l है आपका 3, तो मैं इधर लिख लेता हूँ n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू जो हो गया आपका 3 हो गया। अब हम बात करते हैं m की। क्या m जो है वो आपका +1 दिया हुआ है, तो m जो होता है वो +l से लेके -l तक होता है, यानी कि +3 भी हो सकता है, वो +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 -2 और -3 तक, इतना हो सकता है ये, ठीक है। तो यानी कि ये +1 पॉसिबल हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन उस +1 में क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा एक तो मैंने इस तरह से बता दिया, दूसरा आप कैसे करेंगे। अब इसके हिसाब से ये भी आंसर करेक्ट है। आपको यहाँ पर 4f दिया हुआ है, और 4f आपको दिया हुआ है, तो n कितना होता है, ये n होता है, और ये आपका l होता है। तो अभी मैंने l आपको बताया था, s कितना होता है 0, p कितना होता है 1, d कितना होता है 2, f कितना होता है 3, तो डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा 3, और m क्या हो जाएगा आपका +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, और s क्या होगा +-1/2। तो ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। अब ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि m यहाँ पर -2 दिया हुआ है, वो तो मैं मान सकता हूँ कि -2 हो सकता है, लेकिन L2 नहीं हो सकता, f सब शेल के लिए L3 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि कंसिडर ए ग्राउंड स्टेट फॉर क्रोमियम एटम, the number of electron with the azimuthal quantum number L is equal to 1 and 2 are respectively। अब देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 3p6 4s2 और 3d4 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको मिल जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको ग्राउंड स्टेट इसकी कंसीडर करके चलना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिसमें L1 हो और 2 हो, ठीक है ना। L कितना है, L होना है 1 और कितना हो 2 हो, ये दो वैल्यू में आपने बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि L क्या होता है। देखो L आपके लिए अगर 0 है
तो इसका मतलब वो S सब शेल है, और अगर 1 है तो वो P सब शेल है। तो आपने बस ये P वाले क्या करने हैं, काउंट कर लेने हैं, ठीक है ना, और उसमें बता देना है कि आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे इसका ऑप्शन देख के बताइए कि क्या बैठ जाएगा। L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 हो गए, ठीक है ना, 12 हो गए। और एक और दे रखा उन्होंने 2 किसके लिए होता है, 2 होता है D के लिए। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 और 5 ऑप्शन कहाँ दे रखा है, वो ये दे रखा है, ठीक है। L इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया P, और P वाले आपको ये दो स्पेशल दिख रहे हैं, और 2 वाले के लिए आपका D हो जाएगा, और D में आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो 40 कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1 वुड बी। तो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है वेवलेंथ निकालने का, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आकर रुका माइनस इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहा है, ठीक है। और आपको वेवलेंथ यहाँ से निकालनी है। 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आपको 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आकर रुक रहा है, पहले ऑर्बिट में आकर रुक रहा है, ये आपको दिया हुआ है। और कहाँ से आ रहा है, वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे। तो जो ये आप इसको सोल्व कर लोगे तो ये 9.11 इंटू 10⁻⁻8 आएगा, क्योंकि देखो ये सोल्व करने का काम आपका है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो कहा जा रहा है, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट डिस्क्राइब द बाय द 3 क्वांटम नंबर विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कह रहा है कि इनमें कौन कौन से ऑर्बिट की एनर्जी सेम होगी। तो देखो ये 1 दे रखा है, ये 0 दे रखा है। तो 1 और 0 किसकी वैल्यू होती है, अभी मैंने देखो यहाँ बताई है, भूलेंगे नहीं, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड, इससे रिलेटेड तो आयोग पूछेगा ही पूछेगा। तो ये 1s हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ सॉरी, ये हो गया 1s। उसके बाद 2 का मतलब कितना है, ये तो ऑप्शन आपका ए था। और बी में कितना है 2 और 0 का मतलब क्या हो गया, ये भी 2s हो गया। अब सी की बात कर लेते हैं। सी कह रहा है 2 1 का मतलब कितना है 2p, ठीक है। और डी की बात कर रहा है वो 3 और 2, इसका मतलब कितना हो गया 3 और 2 किसके लिए होता है, डी के लिए, 3d हो गया, ठीक है। और ई भी एक और दिया हुआ है ई, और एक दिया हुआ आपको 3 2, यानी कि ये भी क्या दिया हुआ आपको 3d दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर आप जल्दी से देख के बता भी सकते हो, वैसे तो आपके सामने सारा कुछ आ गया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी एंड ई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डी एंड ई, ठीक है, 3d, ठीक है ना, और ये डी एंड ई। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ए, 41 का ए, डी एंड ई। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो मैटर ही नहीं करेगी, वो तो आप छोड़ दो, ठीक है ना। तो आपने बस इसी पे बेस्ड अपना आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको जिसका मास इतना है और उसकी वेलोसिटी इतनी है, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। देखो ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उस 300 मीटर पर सेकेंड में जो एक्यूरेट है वो कितना है 0.001% है। तो ये आपने क्या करना है, इस 300 का क्या निकालेंगे पहले यार, डेल्टा वी, पहले डेल्टा वी देख लीजिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, h की पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू, उसके बाद आपको वैल्यू क्या दी हुई है, एक वैल्यू भी तो दी हुई है, वो कौन सी वैल्यू दी हुई है,
एक मिनट, 0.01% ये आपका एक्यूरेट हो गया। तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब आपने 300 का क्या निकालना है, 300 का आप क्या निकाल लेंगे, 0.001%। ठीक है, तो ये कितना बैठ जाएगा आपका, ये बैठ जाएगा 0.003। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इतना निकल के आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे, क्योंकि ये देखो, ये इसको दोबारा समझा देता हूँ, इतनी वेलोसिटी से वो चल रहा है लेकिन उसमें एक्यूरेसी तो सिर्फ इतनी है ना, तो आप क्या करेंगे, 300 का 0.001% जो है वो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तब जाके आपके पास क्या आएगा, तब जाके आपके पास इसका ये आंसर आएगा 0.003। और जब इसको सोल्व कर लोगे आप, देन यू विल गेट 1.93 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 1.93 इंटू 10⁻²। तो इसका सी जो होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। देखो फिर वहीं से आ रहा है ये शेल सब शेल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी। देखो हाईएस्ट एनर्जी के लिए n+l ज़्यादा होना चाहिए। n+l ज़्यादा मतलब ज़्यादा एनर्जी, मैंने पहले ही बताया था, ज़्यादा का मतलब हो गया ज़्यादा एनर्जी। तो इसके लिए निकाल लेते हैं फटाफट, 3 1। तो कितना हो गया, ये ए वाले का आंसर कितना आ गया, 3 + 1 का मतलब कितना हो गया, 4। ठीक है, बी की अगर बात करें तो 3 + 2, 3 + 2 का मतलब कितना हो गया, 5। सी की बात करें 4 + 0, तो 4 + 0 का मतलब कितना हो गया, 4। और अगर डी की बात करें हम तो 3 + 0, इसका मतलब ये कितना हो गया, 3। तो अब यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट नंबर विल रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी, जिसके लिए n+l हाई आएगा। तो बी के लिए देखो ये आपका क्या आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है, तो इसलिए 43 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 43 का बी ऑप्शन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, 3 + 2 5। आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल हो। तो आपको NO के ऊपर +4 शायद ना दिख रहा हो, मैं अलग से लिखा देता हूँ। तो NO के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 8 7 15, 15 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, यानी कि इनके पास है 14। ठीक है, और C2 के ऊपर -2 है, तो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं, तो 12 दूनी 14, 14 में नहीं 6 दूनी 12, क्योंकि कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 6 2 12, 12 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो इसके पास भी कितने हैं, 14। और CN नेगेटिव है, तो कार्बन के पास 6 है, नाइट्रोजन के पास 7 है, तो 7 और 6 13, 13 में एक ऐड कर दो 14। तो ये आपका आंसर जो है बी ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो आपको इतनी दे रखी है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड में पहले वाले से दूसरे में लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी कई बार फॉर्मूले इसके बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने के लिए, एटम को आयोनाइज करने के लिए 1.312 इंटू 10⁻6 n² जूल पर मोल आपको एनर्जी लगती है। ठीक है ना, अब क्योंकि ये मैंने जूल में क्यों लगाया, क्योंकि सब जूल पर मोल में आंसर दिए हैं। अगर 1 किलो जूल होता तो मेरा फॉर्मूला बदल जाता 1312। ठीक है ना, n² किलो जूल पर मोल होता। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता तो वो मैंने आपको करवाया 1.32। ठीक है ना, अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिलहाल इस इलेक्ट्रॉन को आपने कहाँ से निकाल के लेके जाना है ये फॉर्मूला होता है। अब वो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को हमने इन्फिनिटी में लेके जाना है, तो इन्फिनिटी वाले में से पहले वाले की एनर्जी आप माइनस कर दो, गैप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे कह लेता हूँ, इसको कॉमन ले लेते हैं, इसमें रख लेता हूँ मैं 1.312 इंटू 10⁻6 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है ना, और इसमें से क्या करेंगे 1.312, ये देखो माइनस में होते हैं, ये सारा ध्यान रखेंगे आप, ये जो फॉर्मूले होते हैं माइनस में होते हैं, पहले वाले में लेके जाना है, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 10⁻6। और इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो 1.312 इंटू 10⁻6 जो है वो आप कॉमन ले लो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसका साइन माइनस करना है, तो इस वाले को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी नहीं है, ये सेकेंड ऑर्बिट में लेके जाना है। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट में लेके जाना है, सेकेंड वाले में लेके जाना है। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा 9.84 इंटू 10⁻5। तो 9.84 इंटू 10⁻5 ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके लिख देंगे।
और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं फिर कोई डाउट है तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 46 जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 46 कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो एक बात याद रखेंगे, अगर आपको पूछी जाती है सब शेल पूछी जा सकती हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, या आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जा सकते हैं। किसके अंदर कोई शेल दे देंगे आपको, ठीक है, जैसे एनर्जी लेवल दे दिया आपको, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल, तो फोर्थ है, तो सब शेल कितनी होती हैं, इसको मैं मान लेता हूँ। तो जितना ऑर्बिटल की या एनर्जी का लेवल होता है वही उतनी आपकी शेल होती हैं, लेकिन उनका स्क्वायर जो होता है वो आपका ऑर्बिटल होता है, और उस स्क्वायर का डबल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर 4 दिया, तो 4 तो इसके अंदर सब शेल होंगी, लेकिन 16 क्या होंगी, इसके अंदर ऑर्बिटल होंगी, और इसके अंदर 32 क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन होंगी। तो 16 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होता है ये भी बता देता हूँ। फोर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, सब शेल क्या होगी, 0 से लेके n-1 होगी, यानी कि 4-1 होगी, तो इसके अंदर 0 हो गया, और ये कितना है आपके अंदर 3 रह गया। 0 से लेके 3 कौन कौन आता है, 0, 1, 2, 3, यानी कि S, P, D, F। आपको पता है S के अंदर 1 ही ऑर्बिटल होती है, P के अंदर 3 होती हैं, D के अंदर 5 ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है ना, और F के अंदर 7 होती हैं। तो जब आप 7, 5, 3 और 1 ऐड करोगे तो 16 आंसर आएगा। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब 16 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें छोटी 11th क्लास की बातें हैं, जस्ट आपको एक रिवीजन लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 47 पर। तो 47 क्वेश्चन जो है ये भी हालांकि बहुत आसान है। कह रहा है कि एनर्जी जो है E1 और E2 की वो 25 और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो E1 जो है वो तो है देखो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 जो है वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना, यही है ना। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इनके बीच वेवलेंथ का क्या ऑर्डर होगा। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E=H न्यू, या न्यू की जगह आपने पढ़ा होगा C/λ। अब मुझे एक बात बताओ, एनर्जी और लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो जब ये इसकी आधी है तो वेवलेंथ तो इसकी डबल होगी ना इस वाले की। मान लो इसकी मैं λ2 मान लेता हूँ, इसकी λ1 मान लेता हूँ, तो इसका λ1 जो होगा वो उस वाले का क्या होगा, डबल होगा, सीधी सी बात है। तो पहला क्या हो जाएगा, λ1 जो होगा वो λ2 का क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो 47 का जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। जब भाई एनर्जी आधी है तो वेवलेंथ तो डबल ही होगी ना, सीधी बात है। तो 47 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 48 की। देखो 48 भी बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। कह रहा है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी। तो एक बात याद रखेंगे, जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाता है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, पहले जाता है। और एनर्जी किसकी कम होती है, जिसके लिए n+L कम होगा, जिसके लिए n+L कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, कम होगी। दिस इज एनर्जी, नोट है ई फॉर एनर्जी। तो अब इसमें निकाल लो, देखो n=6 है, n=6 है, ठीक है। तो अब n-1d, तो मैं इनको सबको बना लेता हूँ। देखो वैसे तो इसका जो आंसर होगा वो b होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। ns है, तो ns का मतलब क्या है, n तो यहाँ पर 6 दे रखा है, तो यानी कि एक 6s है। 6s के बाद क्या दे रखा है, n-2f, यानी कि 6-2f हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, और np दे रखा है, np का मतलब क्या है, 6 p किसके लिए होता है, p होता है आपका, ये मैंने ऐड करने हैं, 6p हो गया आपका, और उसके बाद n-1d है, n-1 का मतलब है 6-1d है, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, 6s हो गया तो s की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यानी कि ये है 6 के बाद कितना है, 6 में से 2 गए 4f है, ठीक है। तो चलो पहले तो अभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये 4f आ जाएगा, और ये आपका 6p आ जाएगा, और ये 5d आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा उसके बेस पे अभी हम निकालेंगे क्या फाइनल होगा, ये तो नहीं आएगा। तो अभी मैं इनके अलग अलग निकाल लेता हूँ। तो 4 और f कितना हो जाएगा, 4 और f की वैल्यू कितनी होती है, 3। अभी मैं पीछे बता के भी आया था, कैसे, दोबारा बताता हूँ। देखो 1 मिनट, मैंने अभी बताया था s कितना होता है 0, p कितना होता है 1, d कितना होता है 2, और f कितना होता है 3। तो अब आप एक बात देखिए, 6s होता है, और f जो होता, d जो होता है हमेशा s से 1 कम दे रखा है इन सभी ऑप्शन में, यानी कि
5d दे रखा है और f की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 कम दे रखी है सभी ऑप्शन में। f की जो वैल्यू है वो 2 कम है, यानी कि 6 में से 2 घटा दो 4f दे रखा है, और p जो दे रखा है उतना ही दे रखा है जितना आपका s है सभी में, यानी कि 6p। अब आप इन सबको ऑर्डर में अरेंज कर लो। वो ऑर्डर में कैसे करोगे, पहले इनकी ये वैल्यू लिख लो, ये 5 + 2 हो जाएगा, ये 4 + 3 हो जाएगा, ये 6 + 1 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये भी कितना हो गया 7 हो गया, और ये भी कितना हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जिसका n+l होता है वो जिसका कम होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s में। अब उसके बाद इन सबका आंसर आ गया 7। तो जिसका अब n कम होगा, जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो 4f का कम है। ठीक है, तो 4f वाला यानी कि 6 - n-2f, n-2 ही चलता है ना ये। उसके बाद कौन आ जाएगा 5d। ठीक है, तो आप कह दोगे n-1d। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा np। अब बताओ ये ऑप्शन कहाँ है, जल्दी से ढूंढ के बताओ 48 का ये ऑप्शन डी है कि नहीं है। ठीक है, तो s, f, d और p याद रखेंगे ये, जिसके लिए n+l कम होता है, एनर्जी भी कम होती है, एनर्जी भी कम होती है। और जिसके लिए n+l बराबर आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आ गया था, तो जिसका फिर n कम होगा, जिसका n कम होगा, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होगी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नाउ 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्ट सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम, जिसका 37 आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब रुबिडियम कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, अब वहाँ से आप निकाल सकते हो जल्दी से। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फर्नेंशियम। तो रुबिडियम जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन गया होगा वो किस में गया होगा, एस में गया होगा। अब आपको पता है इससे ऊपर हाइड्रोजन भी आता है, यानी कि तो पहली ऑर्बिट है, तो 1s होगा, इसका 2s होगा, इसका 3s होगा, इसका 4s होगा, इसके पास 5s होगा, इसके पास 6s होगा, इसके पास 7s होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 5s1 है लास्ट वाला। ठीक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कहाँ गया, सॉरी, करेक्ट सेट फॉर क्वांटम नंबर। तो ये कितना हो गया आपका 5s हो गया। अब 5s के लिए वैल्यू लिखो, ये तो हो गया n कितना हो गया आपका 5 हो गया। l कितना होता है इसके लिए मैं इतनी देर से बता रहा हूँ 0, तो m भी कितना होगा +0 से -0, और इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में जाएगा। तो आप ये देख लो 5 0 0 +½ सेट जो आया वो ये आया। देखो m की वैल्यू जो होती है वो l पे डिपेंड करती है, जो भी l आएगा वही +l से लेके -l तक लिखना होता है। तो ये n है, ये l है, तो l 0 आया तो +0 से -0 तक लिखना होता है। तो +0 -0 सारी बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन